सो यार थोड़ा चैप्टर 1 का पोर्शन बचा था। एसपीई कंटिंजेंट एसेट लायबिलिटीज, एसपीई की अकाउंटिंग और उसके बाद आगे मूविंग फॉरवर्ड मल्टीनेशनल ऑपरेशंस। एसपी का देख लेते हैं। सिंपल सिंपल फंडा है इसका। जो बेसिक एग्जांपल होता है एक बैंक के थ्रू होता है। मान लो एक बैंक एक्स है, तो बैंक एक्स के पास मान लो 100 मिलियन का कैपिटल है। अब इस 100 मिलियन के कैपिटल को बैंक एक्स आगे लेंड करता है। अब किसी को $1 मिलियन दे दिए, तो ऐसा तो है नहीं कि आज दिए वो कल वापस कर जाएगा पैसे। ग्रेजुअली पैसे वापस होते हैं इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट्स वगैरह में, जो भी सेटअप है। इवेंचुअली बैंक एक्स को ना फंड्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये फंड्स लेंड करेगा, फंड्स धीरे धीरे करके वापस आ रहे होंगे। अब खाली तो बैठेंगे नहीं, फंड्स और चाहिए लेंड करने के लिए। तो बैंक एक्स के पास एसेंशियली दो चॉइसेस बचती हैं। द फर्स्ट चॉइस इज ऑप्शन 1, रेज कैपिटल बाय बोरोइंग। द सेकंड ऑप्शन इज ये एस पी जैसे स्ट्रक्चर, एस पी ई वी आई ई एक्सेट्रा। ठीक है। अब अगर मैं ऑप्शन 1 का पाथ चूज करता हूँ, इससे क्या होता है बेसिकली मेरा, आज मेरे पास 100 मिलियन थे, मैंने आगे लेंड करे, फिर आगे जाकर मेरे को फिर से ज़रूरत पड़ी 100 मिलियन की या किसी भी XYZ अमाउंट की। ठीक है। तो मैंने किसी फाइनेंसिंग एंटिटी से बोरो कर लिया। अगर यही साइकिल चलता रहेगा, फिर अगले साल फिर जाके मैं 100 मिलियन फिर बोरो करूँगा, फिर अगले साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल। इससे बेसिकली क्या होएगा, मेरी बैलेंस शीट पर जो लाइबिलिटी की वैल्यू है ना, वो एक्सपैंड होती रहेगी। ठीक है। क्योंकि मैं भी कुछ इंस्टॉलमेंट्स में ही पे करूँगा, जिससे भी मैं बोरो करूँगा। ऐसा तो है नहीं कि आज मैंने किसी से बोरो करा और फिर मैं उसको इमीडिएटली पे कर दूँ थोड़े टाइम बाद। तो द इशू हेयर इज कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। विद एवरी सीरीज ऑफ फंड्स दैट आई रेज, मेरा कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग जो है ना, स्काई रॉकेट कर जाएगा। लाइबिलिटी का अमाउंट बैलेंस शीट पे बढ़ा ही जा रहा है, बढ़ा ही जा रहा है। ठीक है। सो ये वाला मेथड जो होता है ये अवॉइड करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जो सेकंड वाला मेथड है, इट इज़ वेरी वेरी फेवरेबल। ठीक है। एसपी का फंडा क्या है, मैंने कंपनी बनाई, कंपनी बनाई नहीं, कंपनी है मेरी एबीसी। कंपनी एबीसी ने एसपीई एक्स बनाई, स्पेशल पर्पस एंटिटी एक्स। एसपीई में कुछ इक्विटी का अमाउंट डाल दिया, कुछ मिनिमल अमाउंट से 10 मिलियन। ठीक है। और इसके पास ही अपना मान लो अकाउंट रिसीवेबल्स जो थे वो ट्रांसफर कर दिए। एसपी के पास एसेट्स है अकाउंट रिसीवेबल्स, जिसके अगेंस्ट वो लोन बोरो करते हैं। लोन कहाँ से, बैंक से। और आगे यही पैसा एसपी ही, ये जो डॉलर आया, डॉलर अमाउंट आया, एसपी ने यही अमाउंट कंपनी एबीसी को भेज दिया। अब इससे एबीसी को क्या क्या फायदा हुआ, एबीसी को इमीडिएट फाइनेंसिंग मिल गई एसपी के थ्रू। ठीक है। जो पैसा उसे ग्रेजुअली मिलना था वो फटाफट मिल गया उसे। तो एबीसी अपने जो दूसरे ऑपरेशंस हैं जिसके अंदर वो इन्वेस्ट करना चाहता है, जो भी करना चाहता है, एबीसी आराम से कर सकता है। फिर क्या हुआ, कम कंपनीज इस चीज़ को मिसयूज करने लग गए। कैसे, जो अकाउंट रिसीवेबल्स या कोई भी एसेट कंपनी एबीसी ने एसपीएक्स में ट्रांसफर करा, उसकी क्वालिटी जो है अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से एसपी को आगे लोन चुकाने में, या अगर मान लो उन्होंने इन्वेस्टर से पैसे रेज करा था, इन्वेस्टर्स को आगे पैसे देने में भी प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि बेसिकली बैड डेट थी वो। समझ रहे हो। अगर मैं बैंक की बात करूँ, कंपनी एबीसी, जेनेरिक एग्जांपल अगर मैं लेके चलूँ, तो अगर बैंक्स ने ही आगे एसेट, इस वाले एग्जांपल में बैंक्स ने एसपी के थ्रू अगर फाइनेंसिंग करी भी है अपनी, तो अगर बैंक्स ने जो अकाउंट रिसीवेबल्स भेजे हैं एसपी को वही गंदी क्वालिटी के हैं, तो उनसे तो पैसा बनना ही नहीं है। सो एसेंशियली यू आर मिसलीडिंग द इन्वेस्टर्स और बेसिकली स्केप गोटिंग कर रहे हो एसपी के थ्रू। तो इनिशियली जो टर्म यूज़ करी जाती थी ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। कंपनी एक्स
या कोई भी बैंक एबीसी बोल लो, उनको इमिडिएटली कैपिटल मिल जाता था अपने ऑपरेशंस कैरी करने के लिए। लेकिन उनकी बैलेंस शीट में ना कोई भी एसपी का जिक्र होता ही नहीं था। ठीक है, एसपी का कोई भी जिक्र नहीं कि एसपी ने इनके अकाउंट रिसीवेबल्स के अगेंस्ट लोन उठा रखा है, इस बात का कोई जिक्र नहीं होता था। इवेंचुअली बैंक एबीसी या जिसको हम यूजुअली बोलते हैं स्पॉन्सर, कभी कभी प्राइमरी बेनिफिशियरी, इनके जो आप मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेशियोज वगैरह होते थे काफ़ी इंप्रूव हो गए। ठीक है, कोई भी बैड डेट वगैरह थी वो भी सारी सारी हट गई, पैसा फटाफट आ गया। तो बेसिकली जो भी स्पॉन्सर या प्राइमरी बेनिफिशियरी है ना, उसकी बैलेंस शीट बहुत ही सॉर्टेड दिख रही है। तो इस अभी जो हमने डिस्कस करा कि जो क्वालिटी ऑफ एसेट्स है ना, वो डिक्लाइन करने लग गया। ठीक है, एसपीई ने पैसा रेज करने लग गए। इवेंचुअली ये साइकिल जो है ना, मतलब एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव साइकिल है कि बेसिकली इन्वेस्टर्स का और बैंक्स का बेसिकली लॉस हो रहा है, और स्पॉन्सर या बेनिफिशियरी को, प्राइमरी बेनिफिशियरी को फ़ायदा मिल रहा है, इमीडिएट फाइनेंसिंग मिल रही है। अब इस चीज़ को कम बैक करने के लिए जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, IASB, IFRS, US गैप, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला प्राइमरी बेनिफिशियरी मस्ट कंसोलिडेट द SPE। इन स्टैंडर्ड्स ने मैंडेटरी कर दिया कि जो प्राइमरी बेनिफिशियरी है ना, इस केस में जैसे ये बैंक एक्स मान लो या कंपनी एक्स मान लो, तो उनको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। इससे हेल्प क्या हुई, ये जो लोन उठाया ना इन लोगों ने, जो एसपी ने लोन उठाया, वो तो एसपी की बैलेंस शीट पर लाइबिलिटी था ना, वो इवेंचुअली जब भी कंसोलिडेट करेंगे तो कंपनी एबीसी की भी लाइबिलिटीज में दिखेगा। तो जो जो बेसिकली इनको फायदा हो रहा था दिखाने का कि भाई कुछ लोन वगैरह भी नहीं उठाना पड़ा, और कंपनी की बैलेंस शीट भी बिल्कुल हेल्दी हेल्दी दिख रही है, वो अब हेल्दी नहीं दिखेगी। क्योंकि जो इंप्रूव्ड रेशियोज थे, आपका डेट टू एसेट्स हो गया, रिटर्न ऑन एसेट्स हो गया, जो पहले इंप्रूव होते हुए दिख रहे थे वो इंप्रूव होते हुए अब नहीं दिखेंगे। ये इवेंचुअली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में तो यही दिखेगा ना कि कंपनी एबीसी ने लोन उठाया। सो अब जो चीज़ पहले ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग थी, वो ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग नहीं रही। ठीक है, अब IFRS ने और US गैप ने थोड़ी सी अलग अलग बातें बोली। US गैप ने क्या बोला, टू क्लासिफाई, क्लासिफाई नहीं, टू कंसोलिडेट SPE, it must first qualify as an as a VIE, variable interest entity। अब ये क्वालिफाई कैसे करेगी एज वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी, क्योंकि कोई भी बोल देगा एसपीई है। यूएस क्या कहता है, हर एक एसपी को कंसोलिडेट नहीं करना। जो एसपीईज वीआईई की तरह क्लासिफाई होती हैं, क्राइटेरिया फुलफिल करती हैं, उन्हीं को कंसोलिडेट करना अपनी बैलेंस शीट पे। ठीक है, क्राइटेरिया क्या क्या है, if equity investors lack any of the following. The first one is ability to take या influence decisions, right to receive residual returns, obligation to absorb losses, और एक आखिरी कंडीशन क्या आ गई, एट रिस्क इक्विटी
is insufficient to finance daily activities. अब इसका मतलब क्या है? अब जैसे मैंने ऊपर अकाउंट रिसीवेबल्स तो एक एग्जांपल ले लिया था, ठीक है, इसने अकाउंट रिसीवेबल्स यहाँ पे ट्रांसफर करा। इसकी जगह मान लो कोई एक एसेट, एक कंपनी है, वो एक एसेट मान लो मॉल हो गया, ठीक है, मॉल किसी को एक एसपी में ट्रांसफर कर देती है ताकि थोड़ा बहुत इक्विटी का जो सपोर्ट है ना ओरिजिनल कंपनी को भी मिल जाए। जैसे ये कंपनी वाई है, इसने एक एसपीई बनाई एलएलसी के नाम से, एक मॉल था एज एन एसेट, ठीक है, एग्जाम्पल है ये, बस ट्रांसफर कर दिया और फिर इधर से इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला, ठीक है, इनकी कुछ कुछ ओनरशिप आ गई, इक्विटी ओनरशिप, ठीक है। लेकिन अभी भी जो मेजॉरिटी कंट्रोल है ना इस मॉल पे वो कंपनी वाई का है। कंपनी वाई क्वालिफाइज एज प्राइमरी बेनिफिशियरी, ठीक है। अब जो प्राइमरी बेनिफिशियरी है ना, जितने भी लॉसेस होंगे रिलेटेड टू ये मॉल जो हमारा एसेट ट्रांसफर करा है, सो प्राइमरी बेनिफिशियरी इज ऑब्लिगेटेड टू अब्सॉर्ब लॉसेस, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल से जोड़ते हुए क्राइटेरिया की। ये जो मेरे इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, ये वाले जिनसे थोड़ी बहुत मैंने इक्विटी उठाई है, अगर इन इन्वेस्टर्स के पास अबिलिटी, सो दिस अटेम्प्ट एट रीटरेटिंग, बीच में आप क्रैश हो गया था। प्राइमरी बेनिफिशियरी है ना, वो बेसिकली उसका फंक्शन दो है। पहला फंक्शन ये है, जैसे लिखा हुआ है, इट इज़ ऑब्लिगेटेड टू ऑब्जॉर्व लॉसेस, ठीक है। और जो प्राइमरी बेनिफिशियरी है वो मेजॉरिटी कंट्रोल रिटेन करता है इस एसपी या यूएस गैप के केस में वीआई पे, ठीक है। अब एसपीई वीआई की तरह क्लासीफाई कब होएगी? जब ये जो मैंने ऊपर क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है इनमें से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो मेरी एसपीई वीआई बन जाएगी। पहला है कि अगर मेरी इक्विटी इन्वेस्टर्स है वो कोई सी भी एक चीज़ लैक करते हैं, जैसे एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस डिसीजंस। अगर एसपीई के पास जो मॉल है, ये जो इक्विटी इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर ए, इन्वेस्टर बी, इन्वेस्टर सी, अगर ये इन्वेस्टर्स जो डिसीजंस है मॉल के इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे तो एक क्राइटेरिया मेरा फुलफिल होता है और मेरी एसपी वीआई की तरह क्लासीफाई हो जाएगी। सेकंड इज ऑब्लिगेशन टू अब्सॉर्ब एनी लॉसेस। अब जो मेरे इन्वेस्टर है एवीसी, ये मोर और लेस इनका जो डाउनसाइड रिस्क है दैट इज़ लिमिटेड टू देयर इन्वेस्टमेंट, उससे ज़्यादा इनका कोई भी रिस्क नहीं है एज कम्पेयर टू प्राइमरी बेनिफिशियरी। थर्ड इज़ राइट टू रिसीव रेजिडुअल रिटर्न्स। अब अगर मैंने किसी की कंपनी में इन्वेस्ट करा है, इक्विटी में मैंने कोई शेयर एक्वायर वगैरह कर रखे हैं, तो टेक्निकली मेरे पास राइट है टू रिसीव रेजिडुअल रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में मोर और लेस आपको फिक्स्ड रिटर्न्स ही मिलेंगे, जो इन्वेस्टर ए बी सी है उनको फिक्स्ड रिटर्न्स ही मिलेंगे। और जो इसका सेकंड क्राइटेरिया है, जैसे फर्स्ट क्राइटेरिया में ये तीन चीज़ें आती हैं कि इक्विटी इन्वेस्टर्स लैक एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जिसका सेकंड क्राइटेरिया है वो ये है कि एट रिस्क इक्विटी है जो है ना दैट इज़ इनएफिशिएंट टू फाइनेंस डेली एक्टिविटीज़। अब इसका मतलब क्या है? अब मॉल की एक्टिविटीज़ डे टू डे मॉल को चलाने के लिए कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर कंपनी वाई ये खुद कर पा रही है तो कोई इशू नहीं है। फिर एक चाहे वो एक नई एसपी बना के उसमें एसेट को ट्रांसफर कर दे और एसेट चलता रहे, कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन अगर कंपनी वाई के पास इतना पैसा नहीं है कि जो हमारा एसेट है दैट इज़ इन दिस केस मॉल, उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ फाइनेंस नहीं हो पा रही, तो बाहर से हम डेट उठाते हैं। डेट हम किससे उठा रहे हैं? इस केस में हम इन्वेस्टर्स एबीसी से उठा रहे हैं, या डेट उठा लो आप बैंक से, ठीक है। तो जो इक्विटी मेरे पास है दैट इज़ इनसफिशिएंट टू फाइनेंस डेली एक्टिविटीज़ ऑफ द मॉल। तो जो एसपीई मैंने बनाई है और जिसमें मैंने मॉल एज एन एसेट ट्रांसफ़र करा है वो मेरी एसपीई वीआई बन जाएगी,
क्योंकि उसने ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल करा है और कंपनी वाई को अपनी बैलेंस शीट में कंसोलिडेट करके दिखाना पड़ेगा एसपीई को। ऑन दी अदर हैंड ये IFRS का जैसे इसका तो बेसिक सा ही है कि प्राइमरी बेनिफिशियरी या स्पॉन्सर, जैसे इस केस में कंपनी वाई था, अगर प्राइमरी बेनिफिशियरी या स्पॉन्सर का मेजॉरिटी कंट्रोल है एसपीई पे, सीधा कंसोलिडेट, कोई वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी की बातचीत ही नहीं कर रखी इसमें, ठीक है। मोर ओवर अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें तो ये देख लो, कंपनी एक्स जो है यहाँ पे वो स्पॉन्सर का रोल निभा रही है। ये एसपीई हो गई और ये बैंक हो गया। ये बैंक बोल लो, इन्वेस्टर बोल लो, बेसिकली इनसे हमें लोन रेस उठाना है, ठीक है। अब कंपनी एक्स ने अपने अकाउंट रिसीवेबल्स एसेट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए एसपीई को, ठीक है। और 40 मिलियन का लोन जो एसपीई ने उठाया आपका बैंक से, वो एज कैश अमाउंट मिल गया कंपनी एक्स को। तो एसपीई की बैलेंस शीट कैसे दिखेगी? दिखेगी कि मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल्स हैं 50 मिलियन के, ठीक है। कंपनी एक्स ने 50 मिलियन के अकाउंट रिसीवेबल्स एसपीई में डाल दिए। इक्विटी में दिखेगा फ्रॉम एक्स। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़, $10 मिलियन एज इक्विटी डाल रखे कंपनी एक्स ने एसपीई में, दैट इज़ 10 मिलियन। लाइबिलिटीज़ में क्या दिखेगा? लाइबिलिटीज़ में एसपी की बैलेंस शीट पे लोन दिखेगा जो उसने उठाया है बैंक से, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म डेट, जो भी, दैट इज़ ऑफ 40 मिलियन, ठीक है। तो इसकी एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी की इक्वेशन तो बैलेंस हो गई, ठीक है। अब बिफोर कंसोलिडेशन, बिफोर एसपी का झमेला जो भी हुआ, उससे पहले एक्स की बैलेंस शीट कुछ ऐसी दिखती थी कि शेयर होल्डर इक्विटी 45 है, करंट लाइबिलिटीज़ 25 है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ 30 है, 55। दिस टर्न्स आउट टू बी ऑलमोस्ट आपका 100, ठीक है। लेकिन आफ्टर कंसोलिडेशन क्या क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ये देखो, कैश आ गया, अकाउंट्स रिसीवेबल आ गया, अदर एसेट्स आ गया, शेयर होल्डर इक्विटी आ गया, करंट लाइबिलिटीज़ आ गया, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आ गया। अब अगर मैं कंसोलिडेट करूँगा, इक्विटी को तो छेड़ेंगे नहीं, कंसोलिडेशन मेथड में हमने पढ़ा था कि वैसे भी कि एसेट और लाइबिलिटीज़ को एडजस्ट कर दो पेरेंट कंपनी में, बाकी चीज़ें मत छेड़ो, वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। अब कंपनी एक्स के पास 40 मिलियन कैश भी तो आया है, तो इसका 40 मिलियन से कैश बढ़ गया तो 60 हो गया। अकाउंट रिसीवेबल्स 50 ही रहे, अदर एसेट्स 30 हो गए। अकाउंट से कंसोलिडेट करा है ना, दिस इज कंपनी एक्स प्लस एसपीई, ये बना है ना, ठीक है। तो नेट नेट हमारे एसेट्स कितने आ गए? 140। इक्विटी को हम छेड़ेंगे नहीं, इक्विटी स्टिल 45। करंट लाइबिलिटीज़ यूँ की यूँ है, लेकिन नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में चेंज आएगा क्योंकि एसपीई ने हमारी लोन उठा रखी है। अगर एसपीई ने लोन उठा रखा है, एसपीई ने कितना $40 मिलियन का लोन उठाया था, तो ये भी तो इंक्लूड होएगा। तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा मेरा 40 मिलियन से। 40 मिलियन से कितना हो गया? दिस इज 70। अगर मैं ऐड करूँ इक्विटी और लाइबिलिटीज़ हो, इट टर्न्स आउट टू बी 140। इस केस में भी एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी मैच कर गया। अब फ़र्क क्या आया? कंपनी एक्स की पहले की बैलेंस शीट देख लो और अब की बैलेंस शीट देख लो, दोनों के एसेट्स और में फ़र्क है, लाइबिलिटीज़ में फ़र्क है। तो बेसिकली कंपनी एक्स जो पहले रेशियोज प्रेजेंट कर रहा था ना, आपके ROA हो गए, ठीक है, और आपका डेट टू एसेट्स रेशियो आ गया, ठीक है। ये जितने भी सारे रेशियोज थे, जैसे पहले दिखा रहा था ना, जितने क्लीन दिख रहे थे कि भाई फाइनेंसिंग भी अच्छी खासी मिल गई और कोई डेट भी नहीं है, बढ़िया बैलेंस शीट दिख रही है, टॉप नॉच बैलेंस शीट दिख रही है, वो अब नहीं दिखती, क्योंकि अब एसेंशियली तुम्हारी लाइबिलिटीज़ भी बढ़ गई हैं। भले ही तुम्हारे पास कैश आ गया हो, तुम्हारी लाइबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। तो जो मैनिपुलेशन कर रहे थे ना बेसिकली रेशियोज़ का, रिटर्न ऑन एसेट, डेट टू एसेट्स एक्सेट्रा वाले एक्सेट्रा रेशियोज़ में, वो नहीं कर पाओगे बेसिकली हम। तो बेसिकली दिस हेल्प्स इन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनी एक्स का हेल्थ, ठीक है। क्योंकि आखिरी में देखा जाए तो कंपनी एक्स जो है ना, प्राइमरी बेनिफिशियरी रहेगा। अब प्राइमरी बेनिफिशियरी है तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि इट इज़ ऑब्लिगेटेड टू अब्जॉर्ब लॉसेस, ठीक है। तो एक्यूरेट हेल्थ दिखती है कंपनी की इसके थ्रू। यस, बाकी अगर मैं देखूं कंटिंजेंट लाइबिलिटी या एसेट की बात करूं, तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी या एसेट वो हो गया। कंटिंजेंट का बेसिकली मतलब क्या है? क्लेम,
क्लेम ओवर सम कंडीशन। अब क्लेम ओवर सम कंडीशन कैसे होएगा? मान लो कंटिंजेंट, उससे पहले ये देख लो, दैट कैन बी कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल। अब कॉन्ट्रैक्चुअल में मेरा क्या आ गया कि मान लो कोई एग्रीमेंट है, लोन एग्रीमेंट है, मैं लोन गारंटर बना हुआ हूँ किसी का, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट से मैं बंदा पड़ा हूँ। सो इफ़ वेदर आई हैव टू पे किसी और का लोन वगैरह इस कंटिंजेंट कि जो फर्स्ट पार्टी है जिसने लोन उठाया है बेसिकली वो डिफ़ॉल्ट करता है कि नहीं, ठीक है। नॉन कंट्रैक्चुअल हो गया। अब मान लो लॉसेस हो गए हैं किसी के ड्यू टू सम रीज़न, ठीक है, मेरी कंपनी, अगर कोई मेरी कंपनी है और उस कंपनी की वजह से किसी और के लॉसेस हो गए हैं तो दैट कम्स अंडर नॉन कंटिंजेंट लाइबिलिटी बन जाएगा, ठीक है। अब कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ है ना, इनको अगर रिकॉर्ड करना है तो दैट इज़ हायर ऑफ बेस्ट एस्टिमेट और या कंटिंजेंट एसेट भी लिख लेते हैं साथ में, बेस्ट एस्टिमेट, हायर ऑफ बेस्ट एस्टिमेट या प्रीवियसली रिकॉर्डेड वैल्यू हो गई हमारी, या बेस्ट एस्टिमेट या प्रीवियसली रिकॉर्डेड वैल्यू। अब मेरी प्रीवियसली रिकॉर्डेड वैल्यू जब मैंने फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करा था इसे, ठीक है, वो वाली वैल्यू आ जाएगी इसमें। तो ये तरीका है अपने कंटिंजेंट एसेट लाइबिलिटीज़ को वैल्यू करने का अपनी बैलेंस शीट पे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अभी कंटिंजेंट कंसिडरेशन की, कंटिंजेंट कंसिडरेशन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कंटिंजेंट कंसिडरेशन कब आता है? मान लो कंटिंजेंट कंसिडरेशन कंपनी DEF है, ठीक है, उसका रेट परचेज प्राइस एलोकेट कर दिया है 20 मिलियन, ठीक है। दिस ऑलरेडी इंक्लूड्स जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है मेरा वो प्लस सम गुडविल, ठीक है। और मैं ये बोल देता हूँ कि परचेज प्राइस कंटिंजेंट कंसिडरेशन के साथ क्या है मेरा 25 मिलियन। अब कंटिंजेंट कंसिडरेशन क्या है? कंटिंजेंट कंसिडरेशन बेसिकली ये कह रहा है कि कोई टारगेट है, अगर ये टारगेट रीच हो जाता है तो 20 मिलियन के ऊपर जो 5 मिलियन है वो मिल जाएगा। इफ टारगेट नॉट रीच्ड देन नो कंटिंजेंट कंसिडरेशन, ठीक है। इसमें मैं बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ, जब मान लो मैं कंपनी खरीदा तो मैं उसकी रिपोर्टिंग कैसे करूँगा, ठीक है, कैश आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा मेरा, ठीक है, गुडविल आ जाएगा, गुडविल जो भी मैं रिपोर्ट करूँगा। लेकिन मेरी कंटिंजेंट क्या है? वो ये है कि लाइबिलिटीज़ में मैं क्या रिपोर्ट करूँगा? कंटिंजेंट। इसकी काउंटिंग दिखा रहा हूँ कैसे होगी बेसिकली। अगर मैंने कंपनी DEF में 20 मिलियन डाले, कैश मेरा कम हो जाएगा 20 मिलियन से। इन्वेस्टमेंट मेरी कितने की थी? मान लो ये 18 मिलियन था, ठीक है, और इनिशियली मेरा गुडविल था 2 मिलियन का। और इसके अंदर कंटिंजेंट कंसिडरेशन वाला क्लॉज भी है कि मान लो कुछ मेरे को टारगेट अचीव करना है कि भाई मेरे को इतनी सेल्स चाहिए तो मैं 25 मिलियन 5 मिलियन और दे दूंगा। तो मैं बैलेंस शीट पे अपनी रिपोर्टिंग कैसे करूँगा? मान लो कि मैं ख़रीद रहा हूँ तो मैं अपनी रिपोर्टिंग कैसे करूँगा? 20 मिलियन का कैश मेरा कम हो जाएगा, ठीक है, इट्स वॉज परचेज प्राइस विदाउट कंटिंजेंट कंसिडरेशन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेरी इंक्रीज़ हो जाएगी आपकी 18 मिलियन से। कंटिंजेंट कंसिडरेशन जो है मेरी एक तरीके से लाइबिलिटीज़ है क्योंकि मेरे को पैसा देना पड़ेगा, तो ये मेरा इंक्रीज़ हो जाएगा आपका 5 मिलियन से। 5 मिलियन दैट इज़ अमाउंट ओवर द परचेज प्राइस आई एलोकेटेड। अब मेरी गुडविल का क्या हिसाब किताब रहेगा? गुडविल जो है ना यहाँ पे हेल्प करेगा मेरा एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी वाला जो इक्वेशन है उसे बैलेंस करने के लिए। 20 मिलियन से कम हुआ, 18 मिलियन से ऊपर हो गया, ठीक है, -2 मेरे को
कुछ गुडविल में ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, चेंज लाना है गुडविल में, ताकि 5 मिलियन बोथ साइड्स पे बैलेंस हो जाए। तो देखना गुडविल जो है ना दैट विल बी 7 मिलियन से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब आफ्टर मान लो टारगेट अचीव हो जाता है तो कॉन्सिक्यूटिवली चेंजेस कर दूंगा मैं कंटिजेंट कंसिडरेशन में, और एसेट साइड में कंटिजेंट कंसिडरेशन में 0 कर दूंगा अपनी, ठीक है।